हाय 11th लास्ट क्लास हमने जो प्रोडक्शन की पढ़ी थी बेटा, उसमें आप लोगों ने बहुत सारे बेसिक्स प्रोडक्शन के, आप लोगों ने टी, एपी और एमपी का बिहेवियर भी सीखा। अभी जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्योंकि इससे बाहर प्रोडक्शन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन बड़ा इसमें से आएगा नहीं। अगर कोई आपको एमएस आपकी मार्किंग दे रहा है और बोल रहा है कि इतने नंबर का क्वेश्चन 6 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन है, तो ये वही क्वेश्चन होने। तो क्वेश्चन का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे पूछा जाएगा, आप थोड़ा सा वो फोकस करेंगे मेरे साथ कि किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए जी, कैसे पूछ सकता है। व्हाट इज द लाइकली बिहेवियर ऑफ टोटल प्रोडक्ट व्हेन ओनली वन इनपुट इज इंक्रीज्ड फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। मतलब अगर हम प्रोडक्शन केवल एक इनपुट से बढ़ाते हैं, मतलब बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं, सारे फैक्टर कांस्टेंट है, बस एक से बढ़ाते हैं, ठीक है। और कैसे पूछ सकता है, व्हाट डज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शोज स्टेट द बिहेवियर ऑफ टीपी एंड एमपी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का बिहेवियर बताओ टीपी और एमपी के अकॉर्डिंग। और कैसे पूछ सकता है सर, का और तरीका भी है, यस ऐसे पूछ सकता है, रिटर्न टू अ फैक्टर के नाम से, रिटर्न टू अ फैक्टर। फैक्टर मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये एक शॉर्ट रन फिनोमेना है, ये एक शॉर्ट रन फिनोमेना है कि शॉर्ट रन में चीजें कैसे करनी है। तो आप जो बातें करोगे वो सारी किस में करोगे, शॉर्ट रन में, क्योंकि लॉन्ग रन तो आपके सिलेबस में होता नहीं है। हाँ सर, आपने हमें पढ़ाया था। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो, जो मैंने आपको पढ़ाया उस पर ध्यान दो और इन बातों को ठीक से बढ़ाते हैं। ये है जी वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा। ध्यान रहे इस बात का, कर देते हैं। आप एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो आपसे बोलेगा व्हाट इज द लाइकली बिहेवियर ऑफ टीपी एंड एमपी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको एपी नहीं दिखाना होगा एग्जाम में, एपी का यूज नहीं है, आपको बस टीपी और एमपी दिखाना होता है। एपी कभी नहीं मांगता। आपको याद है मैंने क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में, मैं रिकॉल करूंगा, सुनो ध्यान से सुनो। शुरू में जो पहली स्टेज थी जिसका नाम था इंक्रीजिंग रिटर्न, उसमें आपने देखा कि एमपी बढ़ता था, एमपी 2 4 6 8 था। पहली स्टेज में एमपी बढ़ता था तो टीपी जो था वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता था। जब एमपी बढ़ता था तो टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता। स्टेज 2, 8 के बाद 5 4 2 और 0 आपने देखा, यानी एमपी कम हो रहा था। जब एमपी कम हो रहा था तो आपने देखा टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था। आपने देखा कि टीपी बढ़ रहा था लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। फिर आपने लास्ट में क्या देखा, एमपी -2 हो गया और टीपी 31 से 29, ठीक है। तो जब एमपी नेगेटिव हुआ तो टीपी डिक्लाइन हुआ। तो 3 स्टेज हैं, एक बार मुझे सुनो वर्बली में क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज अप्लाइड इन शॉर्ट रन। लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर शॉर्ट रन में अप्लाई होता है व्हेन ऑल द फैक्टर्स आर फिक्स्ड, क्योंकि शॉर्ट रन में सारे फैक्टर फिक्स होते हैं एक्सेप्ट वन, केवल एक वेरिएबल। अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ आपसे कहता है कि व्हेन मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इंप्लॉयड या कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर, जब हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाए जाते हैं, जैसे एक मशीन है उस पर 1 लेबर 2 लेबर 3 लेबर, जब हम फिक्स फैक्टर पे मोर वेरिएबल यूनिट को बढ़ाते हैं, देन एट बिगिनिंग, शुरू में टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। शुरू में क्या होता है, टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, उसके बाद टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है एंड एंड में टीपी गिरने लगता है। इस लॉ के 3 फेज हैं। पहला फेज जिसमें टीपी कैसे बढ़ा, इंक्रीजिंग रेट से, और जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा तो एमपी भी बढ़ता है, आपने देखा। फेज 2, टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो आपने देखा एमपी गिरता है। और फेज 3, टीपी डिक्लाइन होता है तो एमपी नेगेटिव होता है। एग्जैक्टली दीज ऑल वर्डिंग्स आर बीइंग यूज्ड इन नोट्स। चेक। अकॉर्डिंग टू दिस, when more and more unit of variable factor are combined with fixed factor, then at beginning, शुरू में T rises at infinity, शुरू में टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है
देन टीपी राइजेज एट डिमिनिशिंग रेट, उसके बाद टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है, एंड एट लास्ट टाइम और एंड भी कम होने लगता है। यही मैंने आपसे बोला। अब आगे सुनिए। So there are these three phases of, तो तीन हमारे लॉ के फेज हैं। कौन कौन से? फेज वन, टीपी राइजेज एट इंक्रीजिंग रेट। फेज वन में टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, दिस इज योर फेज वन। टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। एमपी ऑल्सो राइट, एमपी बढ़ रहा है, अगर आप चेक, एमपी भी बढ़ता है। इन इट इज नोन एज इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। सर ओके है। फेज टू, इन फेज टू टीपी राइजेज एट डिमिनिशिंग, कैसे बढ़ता है? डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। और एमपी क्या होता है? फॉल्स। ऐसे में क्या होता है? फॉल्स। इसे हम क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग फैक्टर। इज योर फेज टू। The last phase is in phase third, TP declines and MP negative. TP decline होता है और MP क्या होता है? नेगेटिव होता है, हमारा नेगेटिव। दिस इज नोन एज नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। क्या बोलते हैं? नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। ओके सर। स्केड्यूल डाटा इज ऑलमोस्ट सेम जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप फिक्स फैक्टर चेक करो, 1 1 1 1 1, कई बार 0 1 2 3 5 9 तक, और 2 6 12 20 25 2 4 6 दीज आर द चेंज। मेरे ख्याल से यहां दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब मुझे इसका एक स्केड्यूल से एक अपना ग्राफ बनाना, एक फिगर बनानी पड़ेगी बेटा आपको, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। सर आप यहीं पर ही बना दोगे क्या? मैं आपको यहीं बना के दिखा दूंगा, जस्ट आप थोड़ा और कर देते हैं और हम बना लेते हैं अपने इतने सेक्शन। लीजिए, अगर मैं आपको फ्री हैंड बताऊं ना, तो फ्री हैंड देखो ऐसा कुछ शेप आएगा आपके फिगर, ये जाएगा आपका टी और सेमी वाला बना। अब ये आपका टीपी का कुछ ऐसे होगा, तो एमपी होगा कुछ ऐसे आएगा। हमारा फर्स्ट फेज है, सेकंड, थर्ड फेज। आपको डाटा लेके बना के दिखाऊंगा, आप डाटा से बढ़िया समझो। यहाँ पे यूनिट दिखा, हमारा प्रोडक्शन 31 तक था ना मैक्सिमम, 4 8 12 24 28। हम प्लॉट करते हैं, पहले हम टीयू प्लॉट करते हैं। 1 पर 2, 2 पर 6, पर 12, 4 पर 20 समथिंग है। थोड़ा बहुत बेटा मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं ना, तो हल्का फुल्का मेरा इधर उधर होगा तो आप मैनेज कर। 4 पर 20, 5 पर 25, 2 6 12 20 25, तो 5 के ऊपर 25 अराउंड यहाँ, 29, 6 पे 29 अराउंड यहाँ, 7 पर 31 अराउंड यहाँ, 8 पर 31 यहाँ, 9 पर समवेयर योर टीपी। ठीक है, कुछ ऐसे से शेप बनी। नाउ एमपी, पहले पर 2 है, 2 पर 4 है, 3 पर 6 है और 4 पर 8 है, फिर 5 2 4 ऐसे बना था ना, उसके बाद 8 पर 5 4 2, बाद 5 पे 5 ही है, 4 है, 7 पे 8 पे, समवेयर लाइक इट बी एस। ये आपका पहला फेज है, इसमें भी बढ़ा पहले फेज में, के बाद आपका थर्ड, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड। इस फेज का नाम क्या है आपको पता है? इसे इंक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं। इसका नाम क्या है सर? इसको डिमिनिशिंग बोलते हैं। लास्ट इज हम नेगेटिव रिटर्न का नाम। बताओ जी, फिर यहां तक कोई समस्या आपको नहीं लगनी चाहिए। ये हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वन ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अब बस एग्जाम में बिल्कुल आने के चांसेस होते हैं। ठीक है,
इन क्वेश्चन से कुछ रीजनिंग निकल जाती है, कुछ रीजनिंग आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, क्योंकि मैं हटाने वाला हूँ। इन क्वेश्चन से कुछ रीजनिंग निकलती है। कैसे रीजनिंग निकलती है सर बताएंगे आप? बताता हूँ आपको। देखो, एक क्वेश्चन आता है रीजनिंग ऐसा, when there is decreasing return, बोलेगा ट्रू है या फॉल्स। कह रहा है डिक्रीजिंग रिटर्न है तो टीपी डिक्लाइन होगा। आपको याद है डिक्रीजिंग रिटर्न कौन सी है? पहली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। जब डिक्रीजिंग रिटर्न होती है ना तो टीपी डिक्लाइन नहीं करता, टीपी बढ़ता है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। तो बिल्कुल सही आंसर लिखेंगे क्या आप? ये फॉल्स है। when there is decreasing return, TP rises at increasing। अगर डिक्रीजिंग रिटर्न होता है तो टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़, डिक्रीज। एक ऐसा क्वेश्चन बहुत आया है, TP always rises whether there is decreasing return, decrease। ये कहता है टीपी हमेशा बढ़ता है, चाहे इंक्रीजिंग रिटर्न हो चाहे डिक्रीजिंग रिटर्न। तो आपको क्या बोलना है? यस, ट्रू। इन केस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, अगर इंक्रीजिंग रिटर्न होता है तो टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। टीपी राइजेज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट है वो। इन केस ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, टीपी राइजेज एट डिक्रीजिंग रेट। तो आप तो लॉजिकली कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं। ऐसे लिख दिया राइटिंग में, आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात में समझाना क्या। तो ये बात ओके। आप किसी को भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन समझा सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका कि रीजन क्या है बिहाइंड द रिटर्न। ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिटर्न आ रही हैं, इनके पीछे रीजंस क्या हैं? सर क्या बस वो लास्ट है? बेटा वो बिल्कुल लास्ट है, उसके बाद कुछ नहीं। ये रहा, देखिए रीजंस बिहाइंड इंक्रीजिंग रिटर्न। हेडिंग नंबर 1, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स। आपने देखा जब मैंने एग्जांपल दिया था कि विक्की मशीन बेच रहा था, तो उस मशीन को चलाने के लिए 4 लोगों की हमें जरूरत थी। अब शुरू में आपने एक लेबर लगाई तो एक लेबर से तो शुरू में क्या होता है, जब लेबर कम होते हैं, जब वेरिएबल फैक्टर कम होते हैं, तो फिक्स फैक्टर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं। फिर जब आप उस पर वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं तो फिक्स फैक्टर अपनी बेस्ट यूटिलाइज लेवल पे पहुंचता है, प्रोडक्शन है। चेक। इनिशियल स्टेज फिक्स फैक्टर्स रिमेन अनयूटिलाइज्ड, वो यूटिलाइज नहीं होते। when more and more unit of variable factor are applied, then fixed factor will be used more efficient। तो fixed factor more efficiently होते हैं and empty tends to rise। आप लिख सकते हैं आगे, चाहो rise बढ़ता है। सेकेंड, स्पेशलाइजेशन एंड डिविजन ऑफ लेबर। छोटी सी, जब नए नए वर्कर आएंगे, नए नए वर्कर बुलाओगे, तो हर वर्कर में अपने स्किल्ड होते हैं, हर वर्कर में अपने स्किल्स होते हैं। कोई वर्कर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, तो स्पेशलाइज लेबर बुलाओगे आप जो पर्टिकुलर मशीन के लिए आ रही है, तो स्पेशलाइज लेबर आएगी तो प्रोडक्शन भी अच्छा करेगी। तो ये सीधी सी बात है, कह रहा है एज द नंबर ऑफ लेबर इंक्रीज ईच लेबर स्पेशलाइजेज इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। हर लेबर अपने, जैसे आपने बोला कि भैया ऐसा है शर्ट बनाएंगे हम, तेरा काम काटने का है, तेरा काम स्टिचिंग का है, तो बाद में प्रेस करके रखेगा। तो सब आपने डिपार्टमेंट बना दिए, अलग अलग बंदे दे दिए, तो सबका अपना अपना स्किल है। वो काटने में एक बढ़िया होगा, एक स्टिचेस में बढ़िया होगा, एक बटन लगाने में अच्छा होगा, तो ज्यादा अच्छे से प्रोडक्शन।
तीसरा, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। देखो, मशीन को तोड़ तो सकते नहीं हो आप। अगर आपको मशीन को बेटर यूटिलाइज करना है तो भैया उस पर वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि फिक्स फैक्टर डिवाइड नहीं होते। फिक्स फैक्टर आर इनडिविजिबल, दे कैन नॉट बी यूज्ड इन स्मॉलर यूनिट, therefore addition of more unit of variable factor improves the utilization। अगर आप उसमें मोर यूनिट बढ़ाओगे तो फिक्स फैक्टर का यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। रीजन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, 3 नंबर में भी 6 नंबर में भी लिखने ये थी। आगे बढ़ने, अब जो अगला रीजन है डिक्रीजिंग रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न का, मैं तो सजेस्ट करता हूं अपने बच्चों को कि डिक्रीजिंग है नेगेटिव है, इन्हीं में से पॉइंट उठा लो, क्योंकि अलग से आपको कुछ चाहिए नहीं। 2-3 पॉइंट उठा देता हूं, उनमें से कोई भी लिख दो। पहला, ऑप्टिमम कैपेसिटी। ये ऑप्टिमम कैपेसिटी क्या है? देखो, आपको भी पता है हर एक चीज का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हो, है ना। एक मशीन चलाने के लिए 4 बंदे चाहिए, बेस्ट है। इसके ऊपर जैसे मेरा साथ कोई दोस्त है मेरा, उससे मेरा बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बढ़िया पड़ता है साथ में, लेकिन तीसरा घुस जाए बीच में तो एफिशिएंसी डिस्टर्ब। तो हर चीज का एक अपना ऑप्टिमम लेवल होता है। जैसा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था, 6 रोटी तक तो मजा आ रहा है, लेकिन 7वीं के बाद रोटी का लेवल जो सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो हर चीज का अपना एक ऑप्टिमम लेवल होता है। एक बार ऑप्टिमम आपका जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो गया तो प्रोडक्शन कम होना ही, ये बात तो पक्की है। पहला यही है, when the combination of fixed and variable factor is reached, then the combination of fixed and variable factor is then further increase in the variable factor। आप इसे आप लिखना when the optimum combination of fixed variable and variable fixed factor and variable factor is reached, उसके बाद फर्दर बढ़ाओगे तो भाई साहब टीपी डिक्लाइन करेगा। दूसरा, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ये जो फिक्स फैक्टर होते हैं और जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं, फिक्स फैक्टर से मशीन वगैरह, वेरिएबल फैक्टर से लेबर वगैरह, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है कि लेबर की जगह मशीन यूज कर लो, मशीन की जगह लेबर यूज कर लो। मशीन की जगह लेबर कुछ हद तक यूज कर सकते हो, लेकिन अगर लेबर को बढ़ाए जाओगे तो बाद में कहीं ना कहीं मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो मोर लेबर कैन बी अप्लाइड इंस्टेड ऑफ मशीन, बट दैट कैन नॉट बी कॉन्टिन्यूसली अप्लाइड कि भैया लेबर ही लेबर बढ़ रही है, मशीन बढ़ नहीं रही है। कैसे होगा प्रोडक्शन सर? हो जाएगा प्रोडक्शन, वही बात है। डिमिनिशिंग रिटर्न ऑकर्स बिकॉज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट for one another। For example, more labor can be applied in place of capital। कैपिटल के लेबर लगा सकते हो, बट इट कैन नॉट बी कॉन्टिन्यूसली यूज्ड इन प्लेस ऑफ कैपिटल, लेकिन इसे लगातार यूज नहीं। और एक आधा पॉइंट आप यहां से यूज कर लो, कोई भी, जैसे पुअर कोऑर्डिनेशन होता है। दूसरा, मैनेजमेंट प्रॉब्लम, जब नंबर ऑफ वर्कर बढ़ते रहेंगे तो मैनेज करने में दिक्कत आएगी, वो बात करके बच सकते हैं काम से, तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो आप इनमें से कोई भी 3 पॉइंट उठा के किसी में भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली जो आएगा वो इंक्रीजिंग रिटर्न के रीजन आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। प्रोडक्शन चैप्टर आपको समझ में आया होगा क्या होता है प्रोडक्शन में। तो अब आप इसको यहाँ कंप्लीट करेंगे, हम फिर से मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।